हेलो एवरीवन गाइस, आज हम फिर से एडिटोरियल डिस्कशन करना चाह रहे हैं। तो इंडियन एक्सप्रेस का ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है जिसमें ईरान थर्ड रिपब्लिक की बात की गई है। जो सी राजा मोहन है, इसके इंटरनेशनल रिलेशंस पे काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स होते हैं, तो ये पढ़ने चाहिए। हालांकि इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है, लेकिन इन्होंने कुछ बातें कही हैं जो हमें ज़रूरी है जाननी। वो एक किस्म से हिस्ट्री के बारे में है, ईरान के बारे में हिस्ट्री। तो जैसा कि हम सबको पता है कि ईरान और यूएस के बीच में फिर से वॉर जैसी स्टार्ट हो चुकी है, फिर से वो एक दूसरे को स्ट्राइक कर रहे हैं। तो इसमें इन्होंने थर्ड रिपब्लिक के बारे में बात की है। तो ये एक थर्ड रिपब्लिक एक किस्म से हम यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर्स में, या हमें थोड़ा एक अच्छा पॉइंट दे सकता है कि थर्ड रिपब्लिक है क्या। लेकिन इससे पहले आपको समझना होगा होता क्या है ये। दरअसल क्या बात ऐसी है कि जो खमीनी, जो उनका मेन लीडर मारा गया, वो उसने 40 साल तक वहाँ पे एक किस्म से अपना ही रूल चलाया था। यानी कि उसने सारा कुछ कंट्रोल करके रखा था। और IRGC, जिसको इस्लामिक रिपब्लिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स कहते हैं, इसको भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ था। और यही मेन चैलेंजर था US का वहाँ पे। तो इससे पहले भी कुछ एक थोड़ी सी हिस्ट्री वहाँ पे हुई थी, जिसको फ़र्स्ट रिपब्लिक कहा जाता है। फ़र्स्ट रिपब्लिक जो थी 1979 में हुई थी, जब आयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी, ये दो अलग हैं, खमेनी अलग है और खुमैनी अलग है। इस खुमैनी ने फ़र्स्ट टाइम वहाँ पे रूल स्टार्ट किया था। और वहाँ पे जो एंटी मोनार्कियल सिस्टम था, उसको डोमिनेट मूवमेंट, एंटी मोनार्कियल वहाँ पे मोनार्की होती थी, तो उसको चेंज करके स्टेट डोमिनेटेड बाय क्लर्गी, मतलब ये कुछ ग्रुप एक इनका बना हुआ था जो रिलीजियस ओरिएंटेशन जिनकी थी, उनके साथ मिलके इन्होंने एक स्टेट ओरिएंटेड कर दिया था, जिसमें अल्टीमेट अथॉरिटी जो थी रिलीजियस फिगर के हाथ में थी। पहले क्या थी ये, पहले ये एक मोनार्कियल के हाथ में थी वहाँ पे। फिर ये फर्स्ट रिपब्लिक इसको कहा गया। सेकंड रिपब्लिक जो था, खमेनी जो मेन इनका लीडर है, जिसने 40 साल रूल किया, इसने क्या किया, इसने वहाँ पे जो भी मतलब जो डोमेस्टिक डिसेंट होते हैं उनको अच्छे से रेगुलेट किया। US को टफ चैलेंज दिया। बाहर इसने प्रॉक्सीज जैसे हिजबुल्ला और हमास ऐसे इसने बॉडीज़ बनाई। और इसने अपनी जो ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स थे उनको भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया। इसका जो मतलब मेन फोकस था अमेरिका और इज़राइल को अटैक करना, या उनको मतलब, और ख़ुद एक मतलब पैलेस्टाइन जो उनका काज है ना, जो मतलब अरब कंट्रीज़, वेस्ट एशियन कंट्रीज़ है, तो ईरान अंडर खमेनी इन्होंने चाहा कि हम सबसे ज़्यादा बिगेस्ट सपोर्टर ऑफ पैलेस्टाइन बने। तो इन्होंने एक किस्म से ये काम किया था वहाँ पे। तो ये सेकंड इसको कहा जाता है। अब आज की डेट में क्या हो रहा है, जब से खमेनी मर गया और US और ईरान के बीच में थोड़ा सा हो चुका था, अच्छे संबंध हो चुके थे, लेकिन फिर से ख़राब हो गए। अब जो थर्ड रिपब्लिक जो है, ये इस टाइम पे इमर्ज हो रही है। थर्ड रिपब्लिक में हमारा जो इनका लड़का है, खमेनी जी का लड़का, वो आ रहा है। उसको पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुई है, लेकिन उसको एक चैलेंज आ रहा है। उसको ये चैलेंज आ रहा है कि वो मतलब एक तो घर पे उसके हार्ड लाइनर्स भी हैं जो बदला लेना चाहते हैं खमीनी का। दूसरा कुछ सपोर्टर्स भी हैं जो चाहते हैं कि भाई पीसफुल हो और मतलब जैसे नेगोशिएशन हो, क्योंकि ऑलरेडी ईरान बहुत लॉस में जा रहा है, उनकी जो करेंसी काफ़ी डिवैल्यू हो चुकी है। तो ये जो थर्ड वहाँ पे रिपब्लिक आ रही है, उसको काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। तो उसको क्या है कि मेन उसका चैलेंज यही है कि वो किस तरीके से US के साथ डील करता है। मेन इनका यही इशू है। बाकी हमें इतना आइडिया होना चाहिए कि थोड़ी हिस्ट्री इस आर्टिकल से हमें पता चली कि हिस्ट्री कैसी थी, किसने क्या किया। जैसे खोमेनी ने क्या किया, विलायत फ़कीह यानी कि रिलीजियस लीडर को हेड बनाया। उसके बाद खमेनी आया, उसने क्या किया, उसने इसको और स्ट्रॉन्ग बना दिया, एक अच्छा टफ कंपटीशन दिया US इज़राइल को, और IRGC को एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया, थर्ड पार्टी वगैरह ऐसे करने लगे। और उसके बाद जो उनका आया एक लीडर, जो मतलब इन्हीं का सन था, इसमें शायद उसका नाम मेंशन नहीं है, वो थर्ड रिपब्लिक बन के आ रहा है। लेकिन उसको चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, US को डील करना उसको मेन चैलेंजेस आ रहा है। उसको हार्ड लाइनर्स भी हैं होम में, कुछ सॉफ्ट बंदे भी हैं जो चाहते हैं कि प्रैग्मेटिस्ट हो, मतलब अच्छे तरीके से ये वो हो जाए, कोई ज़्यादा एस्केलेट ना हो सिचुएशन, ऐसा है। और कुछ तो ऐसे भी हैं जो मतलब रिवर्स करना चाहते हैं इस्लामिक रिपब्लिक को, जो हम कहते हैं कि मतलब जो हम बोल रहे हैं कि वहाँ पे एंटी गवर्नमेंट, एंटी मोनार्कियल, एंटी रिलीजियस, एंटी इस्लामिक कुछ मूवमेंट्स हैं, वो भी हैं। तो इसको इन सब चीज़ों से डील करना पड़ेगा, मेन यही है। तो एक और हमारा आर्टिकल है, ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसमें हमें बस इतना ही करना है कि एक
ईरान जो है और ट्रम्प, इनका क्या चल रहा है कि फिर से इनका इशू हो चुका है और ट्रम्प ने कहा है कि वो जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ है उस पर 20% फ़ीस लेगी। अब देखो क्या था कि इनका जो 14 पॉइंट जो MOU साइन हुआ था, 14 पॉइंट MOU, वो क्लियर नहीं था। मतलब उसमें अब काफ़ी जल्दी में बनाया गया, तो उसमें क्लियरिटी नहीं थी कि जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ है, ईरान चाहता है कि वो उस पर टैक्स ले। हालांकि पहले उस पर टैक्स नहीं होता था, पहले उसमें ऐसे ही चलती थी, जो इंटरनेशनल सी वगैरह उससे वो गवर्न करता था। लेकिन इनका एक माइंड में था कि हम इसको कंट्रोल करें। और अब US क्या है, US को भी पता है कि वो भी ऐसा चाहते हैं, ईरान भी ऐसा चाहता है टैक्स करना, तो इसलिए ट्रम्प ने खुद ही बोल दिया कि हम इस पे फ़ीस लेंगे। हालांकि ये काफ़ी सब्जेक्टिव है, ये बहुत चेंज होता रहेगा, लेकिन हमें बस इसमें इतना ध्यान रखना है कि जो उनका 14 पॉइंट्स का MOU था वो क्लियरिटी नहीं थी उसमें, जिसके कारण आज ये कन्फ्लिक्ट आया है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पे। हो सकता है कल को फ्यूचर डेट में कुछ और भी कन्फ्लिक्ट आए। तो मेन इसका यही था। बाकी ये एक डिसेबिलिटीज़ के ऊपर था, वन डिलीशन एंड कैस्केडिंग सिविल डिसेबिलिटीज़। इसमें ज़्यादा उतना इम्पोर्टेंट ये है नहीं, तो इसको हम स्किप ही करते हैं क्योंकि हमने मेन आर्टिकल्स को ही फोकस करना है। राम टेम्पल जो है, राम टेम्पल के बारे में हमें पता है कि वहाँ पे कुछ चोरी वगैरह हुई है। तो इस आर्टिकल में उन्होंने कहा है कि क्या क्या कारण है, मतलब जो जैसे सिविल सर्वेंट्स उसमें थे उन्होंने क्यों अच्छे से ध्यान नहीं दिया। उनका अगर जैसे कुछ चीज़ चोरी हुई है तो उन्होंने इतना वेट क्यों किया, जल्दी FIR क्यों नहीं की। तो ये कुछ सब्जेक्टिव चीज़ें हैं, ये ऐसा पूछी नहीं जाएंगी, हमने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ना है, तो ये हमें इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। तो एक बहुत अच्छा आर्टिकल है टूरिज़्म के ऊपर। टूरिज़्म जैसे कि क्वेश्चन काफ़ी बार आता रहता है, तो हमें बस इसमें कुछ डाटा, कुछ फैक्ट हमें इसमें मिल रहे हैं, वो हमें ध्यान रखने पड़ेंगे। जैसे कि जो टूरिज़्म है 7% ऑफ GDP कंट्रीब्यूट करता है और 9% एम्प्लॉयमेंट। 7 और 9 ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा ही हमें अपने लिए रखने पड़ते हैं। पहले टूरिज़्म जो था वो खाली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में होता था, बड़ी सिटीज़ वगैरह में। आज ये Tier 2 Tier 3 में भी जा रहा है, जैसे रूरल क्यूजिन वगैरह ऐसा कुछ करके स्प्रेड हो रहा है और इसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। तो हमारी एक बॉडी है जैसे कि फेडरेशन ऑफ एसोसिएशंस इन इंडियन टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी, ये जो है ये हमारे टूरिज़्म सेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। इनका मानना है कि जो टूरिज़्म को है, एक हर स्टेट में एक इंडस्ट्री का स्टेटस दिया जाना चाहिए। इंडस्ट्री का स्टेटस दिया जाएगा तो इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। दूसरा ये चाहते हैं कि कैपिटल और फाइनेंशियल एसेट्स वगैरह बढ़े और जो 50 टूरिज़्म डेस्टिनेशंस है उनको मिशन मोड पे पूरा किया जाए, यानी कि उनको ऐसे आराम से प्रोजेक्ट नहीं किया जाए, बल्कि टूरिज़्म को एक मिशन मोड पे पूरा किया जाए। उसके बाद जो भारत इनिशिएटिव है उसको भी अच्छा किया जाए, उसको भी पूरे वर्ल्ड के सामने लिया जाए और हमारा जो वीज़ा रिजाइम है उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाया जाए। तो इन्वेस्टमेंट टूरिज़्म सेक्टर में ये भी एक करनी चाहिए। हमारे कुछ पॉइंट्स हैं टूरिज़्म प्रमोट करने के लिए। सिंगल विंडो क्लियरेंस होनी चाहिए, ये भी एक अच्छा पॉइंट इन्होंने बताया है। तो इन्होंने बाद में इसकी तारीफ़ ही की है कि भाई टूरिज़्म एक ऐसा सेक्टर है जो सिर्फ मतलब हमारा जॉब्स वगैरह नहीं, बल्कि एक इकॉनमी को बूस्ट कर सकता है। तो ये इनक्रेडिबल इंडिया जो है ये इनवैल्यूएबल इकॉनमी बन सकती है हमारी एक किस्म से। तो इसको हमें अच्छे से देखना पड़ता है। इसका हमें बस, हमने पोटेंशियल तो पता है लेकिन इसको बस हार्नेस करने की ज़रूरत है, इन्होंने इसमें ये कहा है। तो ये एक बिगेस्ट पार्किंग प्रॉब्लम पे है कि पार्किंग का इशू है। ये भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो हम स्पेशली मेंस के लिए करें। अब ये फिर से वही ट्रम्प का आया, 20% उसने क्यों किया। इसमें भी यही है कि 20% उसने कहा है कि हम लेंगे। पहले जो होता था ये फ्री होती थी, कोई नहीं होता था। हाँ, इसमें एक चीज़ हमें याद रखनी है कि जो US और ईरान है दोनों UNCLOS यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सीज़, इन दोनों को इन्होंने साइन नहीं किया है। ये ऐसे ही मानते थे पर दोनों ने साइन नहीं किया। ये इंटरनेशनल सी वाटर्स की जो बाउंड्रीज है उनको नहीं मानते हैं। तो जो US है वो बोल रहा है कि भाई आप ओमान के साथ साथ आप शिप्स चलाओ, इन्होंने एक बाउंड्री बोली है। और ईरान ने भी अपनी एक बाउंड्री बोली है कि आप यहाँ से चलाओ, ताकि यहाँ से शिप चलेगी तो ईरान लेगा और US चाहता है यहाँ से चले तो ये ले। ये काफ़ी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ काफ़ी टाइट एक पोर्शन है वहाँ पे। ये टैक्स लेना मतलब सब कुछ पैसे के लिए वहाँ पे चल रहा है। इसमें भी यही है। अब इसमें थोड़ा समझ लो इंडिया को बहुत सारा नुकसान हो सकता है, कैसे ये इसमें बात की है कि काफ़ी होगा। ये भी काफ़ी सब्जेक्टिव डाटा वाइज है। हमें बस इतना याद रखना है कि ये एक दूसरे को टैक्स ऐसा लेना चाहते हैं और क्या वहाँ पे क्या चीज़ें चल रही हैं। मतलब दोनों चाहते हैं कि वो टैक्स करें जितने भी फ्लीट्स जाएँ, तो अपना अपना गेन सारे देख रहे हैं। एक बड़ा अच्छा आर्टिकल है रविदासी सेंसस पे। इसमें क्या है कि ज़्यादा ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें नॉलेज होनी चाहिए कि भाई रविदास जी मतलब इनके जो फॉलोअर्स होते थे और इनके बारे में पता होना चाहिए। ये एक पॉइंट होते थे भक्ति मूवमेंट के टाइम पे। इन्होंने एक बेगमपुरा सिटी के बारे में बात की है जहाँ पे कोई दुख नहीं होगा, मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, सब खुशहाली तरीके से रहेंगे।
तो इनके फॉलोअर्स जो थे ज़्यादातर दलित कम्युनिटी से आए थे। आज की डेट में भी माना जाता है कि काफ़ी सारे लोग इसको फॉलो करते हैं। तो जब सेंसस हो रहा था तो उन्होंने कहा कि जो रविदासीज़ हैं उनको एक सेपरेट रिलीजन कैटेगरी दी जाए। वो मतलब हिंदुज़म वगैरह में नहीं आना चाहते या सिखिज़म में नहीं आना चाहते, उनको सेपरेट कैटेगराइज़ किया जाए। तो उसी के चक्कर में प्रोटेस्ट हो रहा है अभी। वहाँ पे एक फंक्शन था तो वहाँ पे इनके लीडर वगैरह आए थे, तो उन्होंने भी कहा कि हाँ हमें सेपरेट वगैरह होनी चाहिए कैटेगरी। तो ये ऐसा मतलब अगर जैसे हमें कम्युनलिज़म वगैरह रीजनलिज़म ऐसा कुछ या सेंसस के लिए आया तो हमें ये हम वहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे इरेज़ कर सकते हैं कि रविदासीज़ जो हैं वो सेपरेट रिलीजन मांग रहे थे कास्ट सेंसस में। तो आगे हो ना हो ये सब्जेक्टिव है काफ़ी, तो हमें बस इतना पता होना चाहिए। और रविदास जी के बारे में पता होना चाहिए, बेगमपुरा सिटी वगैरह। ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए नहीं है। तो हम ज़्यादातर मेंस पे ही फोकस करेंगे। प्रीलिम्स के लिए हमारी मैगज़ीन कवर करेंगे। तो पॉपुलेशन वगैरह काफ़ी डाटा है मगर हमें उतनी ज़रूरत नहीं है, हम जो हमें इंपॉर्टेंट है वही करेंगे। तो इंडियन एक्सप्रेस में एडिटोरियल्स आज कुछ खास थे नहीं, जो थे हमने वो बता दिए। अब इसके साथ साथ हम हिंदू न्यूज़पेपर का देखते हैं। हिंदू न्यूज़पेपर में कुछ अच्छे आर्टिकल्स थे, वो हम डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर्स हम स्किप ही करते हैं ज़्यादातर। तो अब इसमें एक आर्टिकल आया, द डिसरप्टिव राइज़ ऑफ इंडियाज़ न्यू पॉलिटिकल जनरेशन। इसमें इन्होंने क्या कहा है कि जो हमारी इंडिया की जो यूथ है, जैसे कॉकरोच जनता पार्टी बनी और जो स्टैनलिन वगैरह जो थे, जोसेफ जो तमिलनाडु के हमारे मिस्टर विजय जो तमिलनाडु के सीएम बने, उन्होंने भी काफ़ी मतलब यंग जो पॉपुलेशन थी जो सोशल मीडिया वगैरह का यूज़ करके इलेक्शन में काफ़ी इन्फ्लुएंस किया, ये उसी के ऊपर है। तो इसमें इन्होंने कहा है कि हम इग्नोर नहीं कर सकते जो हमारी यूथ पॉपुलेशन है, वो बस एक स्पेक्टेटर्स नहीं है बल्कि एजेंट्स ऑफ चेंज भी है। उनको जो भी पॉलिटिकल पार्टी आगे आएगी जैसे कांग्रेस वगैरह बीजेपी, उनको यूथ को एंगेज करना पड़ेगा अपनी पार्टीज़ में, तभी जाके वो आगे वो होंगे। तो एक इन्होंने 2 एग्जांपल्स दी हैं, जैसे हमें यूथ पे ही आ जाएगा, यूथ इन पॉलिटिक्स। तो हम उसमें कह सकते हैं कि मिस्टर विजय ने कैसे सोशल मीडिया का यूज़ करके यूथ्स को अपनी तरफ खींचा। कांग्रेस जनता पार्टी कैसे एमर्ज हुई, इतने फॉलोअर्स उसने गेन कर लिए कुछ ही दिनों में। तो वैसे ही हमारा जो केरला का सीएम है वीडी सथेसन, ये भी, इनको भी पोकी सीएम कहा जाता है। काफ़ी मतलब फेमस ये भी हो रहे हैं अपने मतलब यंग जनरेशन्स के अंदर। तो ये भी ऐसा इनका है। तो इसमें खाली यही चीज़ें कि कैसे यूथ, ये एग्जाम्पल्स के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने कल भी एक आर्टिकल पढ़ा था महासागर, इंडो पैसिफिक, ऑस्ट्रेलिया वगैरह के बारे में। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। महासागर के बारे में है कि म्यूचुअली होलिस्टिक एडवांसमेंट ऑफ सिक्योरिटी एंड ग्रोथ एक्सेस, इंडिया कैसे अपनी मतलब पार्टनरशिप ऑस्ट्रेलिया के साथ बढ़ा रही है, न्यूजीलैंड के साथ भी बढ़ा रही है। हमारे काफ़ी उसमें मतलब सिमिट्रीज़ हैं दोनों पार्टनरशिप में, जैसे दोनों डेमोक्रेसीज़ हैं और दोनों चाहती हैं कि एक इंडो पैसिफिक जो हो वो फ्री और ओपन हो। तो यही चीज़ें हैं इसमें। डेयरी वगैरह का सेक्टर है, मतलब कुछ ख़ास ऐसा नहीं है कि जो हम नहीं जानते हैं। तो यूएस और इंडिया के डिफेंस के बारे में काफ़ी डिफेंस के बारे में है। अगर हमें स्पेशली डिफेंस के ऊपर क्वेश्चन आए तो इसमें काफ़ी चीज़ें हमें मिल सकती हैं। लेकिन ये थोड़ा नेगेटिव आर्टिकल है। इन्होंने कहा है कि इंडिया और यूएस के बीच में काफ़ी सारे पैक्ट्स हुए हैं, जैसे कि हमारा ICET हुआ है, DTTI हुआ है, डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रेड इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। उसके साथ इंडक्स एक्स हुआ है, इंडियन यूनाइटेड स्टेट डिफेंस एक्सीलरेशन इकोसिस्टम। मतलब 3 इन्होंने कहा है कि ऐसे एक्ट्स हुए। लेकिन फिर भी हमारा जो फास्ट पेस पे जैसे होना चाहिए था, कोड प्रोड्यूसर कोड डेवलपमेंट, वो वाला नहीं हो पा रहा है। हम अभी भी बाय एंड सेल वगैरह ज़्यादातर तो बाय ही कर रहे हैं हम। तो इंडिया का जैसे अभी इंडिया ने मतलब काफ़ी चीज़ें उनसे परचेज़ की, अपाची, चिनूक, हेलीकॉप्टर C-17C ये। लेकिन अभी एक जनरल इलेक्ट्रिक्स का इशू चल रहा है, ये फाइटर इंजन्स बनाते हैं। तो इंडिया अभी भी मतलब लगा ही हुआ है इनके साथ प्रोक्योर वगैरह करना। हालांकि जो इतने हमारे एक्ट्स और अमेंडमेंट्स हुए, हमें को डेवलपमेंट करनी चाहिए थी, साथ में टेक्नोलॉजी डेवलप करनी चाहिए थी। लेकिन अभी भी हम GE जनरल इलेक्ट्रिक्स जो है उसका F414 फाइटर इंजन, ये अभी भी हम मतलब इसके लिए अभी भी हम परचेज़ करने के लिए ही लगे हुए हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड जैसे लगा हुआ है और दूसरी तरफ से और भी हमारी एजेंसीज़ लगी हुई हैं, ये मतलब प्रोक्योर कर रहे हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो जैसे कि हम काफ़ी एग्जांपल्स डालते हैं, जैसे हम हार्ले डेविडसन के एग्जांपल डाल देते हैं यूएस के साथ कि उसका इशू हमारे साथ चल रहा है, वो मतलब इंपोर्ट ड्यूटीज़ वगैरह लग रही हैं, तो वो भी यहाँ पे नहीं आ रहे। वैसे ही ये भी हमारा एक है कि F414 फाइटर इंजन जब हम बना रहे हैं तो काफ़ी इसमें मतलब
इश्यूज़ आ रहे हैं हमारे ऊपर, हम कोड डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे बल्कि प्रोक्योर ही कर रहे हैं। इसमें ये चीज़ें कुछ इनिशिएटिव्स हैं उसके बारे में है। और जो IPRs वगैरह हैं लॉन्ग टर्म वगैरह ये भी नहीं हो पा रहा है, इसमें यही है। ये डिफेंस के रिलेटेड था, कुछ इनिशिएटिव्स इसमें बात की गई है और कुछ इशू है पार्टिकुलरली F414, तो इसके बारे में इन्होंने बताया है। ये भी हो गया। अब इसके बाद इसमें हाँ, इसमें हमें एक ट्रायल इन एब्सेंशिया है जो हाफिज़ सईद है, उसको कुछ ही केसेस में ऐसा होता है कि जो ये कन्विक्ट होता है उसको प्रेजेंट नहीं रखा जाता, बल्कि कोर्ट और वकील और उसका जो हमारा कन्विक्ट होता है उसका वकील सारे मतलब आपस में ही कर लेते हैं, लेकिन जो कन्विक्ट होता है उसको प्रेजेंट नहीं किया जाता इन एब्सेंशिया। इसमें काफ़ी ये रूल्स वगैरह है, जैसे सेक्शन ये प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 356 कैसे कैसे सेफगार्ड्स दिए गए हैं, कब कब होता है, ये काफ़ी रेयरली होता है और उसके अगेंस्ट होता है जो काफ़ी ख़तरनाक क्राइम किया हो जिसने। तो ये प्रीलिम्स के लिए है, हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए ट्रायल इन एब्सेंशिया। मेंस में अगर आ जाए तो हम बता सके हाफिज़ सईद के एग्जांपल, और कब होता है 2-3 पॉइंट्स, जैसे कि ये तब होता है जब काफ़ी हीनियस क्राइम हो। रेयरली होता है ये, कोई वो नहीं है, ऐसा नहीं है कि हर बार ऐसा हो जाता है, क्योंकि जो कन्विक्ट होता है उसका प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। बस इतना ही करना है। अब गगनयान क्रू की बात होती है तो उसके बारे में बताया, उसके मॉड्यूल्स के बारे में बताया गया है इसमें कि 2 किस्म के मॉड्यूल्स होते हैं। एक होता है जिसमें लोग रहते हैं, जो गगनयान मतलब जिसमें ह्यूमंस रहेंगे जो वापस सेफली आ जाए, और दूसरा होता है सर्विस मॉड्यूल जिसमें काम चल रहा होता है, जो सपोर्ट करता है जो भी हमारे मिशन बाहर जाते हैं। तो ये क्या होता है, पहले साथ ही होते हैं, जब ये ऊपर जाते हैं तो ये सेपरेट हो जाते हैं। जो जिसमें ह्यूमंस होते हैं वो क्या करता है, वो एरो ब्रेकिंग सिस्टम उसमें होता है, उसमें एक थर्मल स्ट्रक्चरल लोड ऑफ री एंट्री भी होता है। वो जब आता है तो वो अपनी अपनी स्पीड आस्ता आस्ता करता है, और जब समंदर में गिरता है तो काफ़ी स्लोली गिरता है ताकि ह्यूमन लाइफ को कोई नुकसान ना हो। और जो दूसरा सर्विस मॉड्यूल होता है वो हवा में ही जल जाता है। इसमें यही इन्होंने बात की है, ये थोड़ा सा मतलब हमारी नॉलेज बढ़ाने के लिए कि ऐसा ऐसा होता है। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो हम मेंस के लिए इस्तेमाल कर सके। गगनयान पे अगर हमें करना होगा तो हम गगनयान के फीचर्स वगैरह करेंगे, जो हम कहीं और पढ़ेंगे, यहाँ पे वैसा कुछ था नहीं। तो ज़्यादा आर्टिकल में जो जो चीज़ें थी वो कुछ फैक्ट्स थे, जैसे टूरिज़्म के ऊपर 7 सेक्टर जो हमारी इकॉनमी को कंट्रीब्यूट करता है, 9% हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है, उसमें कुछ इनिशिएटिव्स जो हमें लेने चाहिए, वही सबसे मेन आर्टिकल था आज। तो बाकी भी थे, जैसे US के रिलेटेड था, उसमें भी कुछ फैक्ट्स थे कि हमारे इतनी ट्रीटीज़ हैं, ICET, इंडस एक्स और भी जो चीज़ें हैं वो हमारे साथ उनकी US के साथ चल रही है, लेकिन F414 में अभी भी इशू चल रहे हैं, और भी कहीं सारी चीज़ों में हमें इशूज़ चल रहे हैं। हम कोड डेवलपर को प्रोड्यूसर नहीं बन पा रहे, अभी भी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला बिज़नेस कर पा रहे हैं। तो हमने ये आर्टिकल जल्दी में डिस्कस कर दिए, और जो इनका क्रक्स था वो भी बता दिया। ज़्यादा हमें मटेरियल जमा नहीं करना, हमें क्वालिटी मटेरियल जमा करना है। तो इसके साथ साथ हम एक और सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम PYQs डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स के, UPSC के, जिन पे हम होलिस्टिकली क्वेश्चंस कवर करेंगे, उनके ऑप्शन से लेके उनके बैकग्राउंड से लेके हर चीज़ कवर करेंगे, ताकि उनके रिलेटेड कोई भी फ्यूचर में क्वेश्चन आए तो हम अच्छे से कर पाएँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको वो भी अच्छा लगेगा। और ये एडिटोरियल डिस्कशन भी हम जिस तरीके से कवर कर रहे हैं, हम फैक्ट्स बिल्डअप नहीं कर रहे, अब अपना जो हमारे रिसोर्सेज उनको भर नहीं रहे, बल्कि हम ऐसा कर रहे हैं जो क्वालिटी इनरिचमेंट रिसोर्स हो। तो आप प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़िए और नोट कीजिए जो जो पॉइंट्स हम बता रहे हैं, ताकि आपका जल्दी हो जाए। अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और इसी तरह से सपोर्ट करते रहें।